मेटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं सर जबरदस्त एक्शन बन रहा है। उसमें एक स्टॉक है वेदांता, जिसको लेकर गादिया मीता जी का सवाल है। कह रहे हैं सर मेरे पास 525 रुपए के रेट पर 15 शेयर पड़े हुए हैं, अब 600 रुपए के आसपास है, तो क्या इन लेवल्स पर मुझे मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? मैं एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं, मुझे बताइए। और मेरे पास गॉडफ्रे फिलिप्स भी रखे हैं, 9 शेयर हैं 3600 रुपए के प्राइस पर, अब क्या करना चाहिए? तो देखिए, टू बी ट्रू, ना बाजार को पता है कि आप कौन से टर्म के इन्वेस्टर है, ना बाजार को कोई इंटरेस्ट है कि आप कौन से टर्म के इन्वेस्टर हैं। बाजार को सिर्फ इतना पता है कि मूविंग एवरेज मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। प्राइस जब मूविंग एवरेज से दूर हो जाती है, उसके अंदर पुल बैक करती है। और ये इतिहास रहा है, चाहे वेदांता या हिंडाल्को, मल्टीपल टाइम मैंने एग्जाम करना सिर्फ यही हंड्रेड है। शांति से उसको बुक करके किनारे हो जाइए। जब मूविंग एवरेज के अंदर आके ठीक ठाक पुल बैक दे देगा और बुलिश एविडेंस देगा, तब री एंटर कर लेंगे। तो हमने 400 387 रुपए से जर्नी स्टार्ट की थी, 600 रुपए आ चुका है। यहाँ पे हमने अपने क्लाइंट्स को बुक करने की सलाह दे दी है, और मीडिया चैनल्स पे भी हम यही रिपीट कर रहे हैं। टाटा स्टील छोड़ के सारे काउंटर्स एक्सटेंडेड है मूविंग एवरेज से, एक बार बुक कर लेना चाहिए। नीचे जब मूविंग एवरेज के अंदर आएंगे, तब हम जरूर इनमें री एंटर कर लेंगे। ठीक है, और गॉडफ्रे? गॉडफ्रे तो बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है सर। गॉडफ्रे तो मैं कब से बोल रहा हूँ, आप बेच के चलिए। एक तो फील्ड ब्रेकआउट था, दूसरा बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, दोनों एट द लेवल ऑफ इनके पास सर 3600 तैतीस का सौ रखा हुआ है, पच्चीस दिक्कत यह है कि इनका तैतीस सौ 800 रुपये का पच्चीस टूटने नुकसान के हो रहा है। बाद से 3325 टूटने के बाद से 2891 का पहला टारगेट था, उसके नीचे फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बना रहा है। जिस भी दिन ब्रेकडाउन दिया, 1648 आपका बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट है। माय गुडनेस सर, मैं कह रहा हूँ कि सर इनका 3600 रुपये का रखा हुआ है, अभी ही इनको 800 रुपये का लॉस है। अगर वो लेवल आगे जो आप कह रहे हैं, फिर तो क्या ही होगा। सर बाइंग क्लाइमेक्स है, उससे बच के चलने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब पता चल जाए कि शरीर के जिस हिस्से में कैंसर हो गया है, काट लेना ज्यादा अच्छा है, नहीं बाकी शरीर खा जाएगा। मैं तो वही बुलवाना चाह रहा था आपसे सर, क्योंकि मानते नहीं है। मतलब पता क्यों मैं आपसे बुलवा रहा हूँ? क्योंकि बोलने पर भी नहीं काटेंगे, तो इसलिए कम से कम इतना तो हो कि हाँ कहा था फिर भी नहीं आपने काटा। तो कम से कम एक बार साफ साफ कह दीजिए सर कि इस लेवल पे निकलना है। हाँ बिल्कुल, निकल जाना चाहिए सर। चलिए ठीक है, परफेक्ट है, तो इस पर आप निकल जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। इस बीच बाजार आपको बता दें 37 पॉइंट की गिरावट के साथ खुला। फिलहाल आप एक बार निफ्टी दिखाइए। मेरी स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है कि 30 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, तो 26,112 के आसपास के लेवल है, 26,110 के करीब फिलहाल ट्रेड हो रहा है। सेंसेक्स में भी 100 अंकों से ज़्यादा की आपको गिरावट फिलहाल दिखेगी। 85,300 का जो लेवल है उसके इर्द गिर्द आपको सेंसेक्स में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में भी मामूली सही 50 पॉइंट के आसपास की, लेकिन गिरावट के साथ 59,150 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो 59,300 का लेवल हमने तोड़ा, उसके नीचे बंद हुए थे बुधवार को, और उसके बाद आप देखिए अब 59,150 के आसपास के जो लेवल्स हैं वहाँ पर फिलहाल आपको कारोबार दोनों। होता हुआ दिख रहा है। तो हल्की फुल्की सही, लेकिन गिरावट के साथ इंडियन मार्केट्स में जो शुरुआत है वो हमने बनती हुई दिखी है। एक स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक, जो कि मेरी स्क्रीन में सबसे ऊपर दिख रहा है, 3% के आसपास के गेंस है। क्यों? क्योंकि अभी हम बात कर ही रहे थे कि एक इंसेंटिव मिला है इनको FY 25 के लिए 367 करोड़ रुपए का PLI ऑटो इंसेंटिव मिला है, जिस वजह से स्टॉक में हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास का अप मूव है, 3.5% हो गया। सर इसी से शुरुआत कर लेते हैं, एक बार ज़रा बताइए ओला इलेक्ट्रिक में सर ये जो बाउंस आ रहा है, डेड कैट बाउंस है, निकलने की कोशिश करें इसमें? सर बाउंस बैक एक्सटेंड कर सकता है थोड़ा सा, अगर चाहें तो वेट कर सकते हैं। ओला में डेड कैट बाउंस है, एक्सटेंड करेगा। ओला इलेक्ट्रिक समवेयर अराउंड 50 डे मूविंग एवरेज 41.5 पे है, तो 37.9, 38.6 और 41.9, ये तीन लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जहां भी मिल जाए, सेलिंग प्रेशर दिखना स्टार्ट हो, वहां से एग्जिट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो फिलहाल के लिए थोड़ा वेट कीजिए, ये अपमूव जो है वो एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। दूसरी ओर आइए आप कैस्ट्रॉल की तरफ। कैस्ट्रॉल के लिए ओपन ऑफर लॉन्च हुआ है 3 एंटिटीज़ की ओर से। 194 रुपये आई थिंक 4 पैसे का भाव है जहां पर ये ओपन ऑफर लॉन्च किया गया है। और ये ओपन ऑफर आया है जो कुल मिलाकर देखें ना, तो जो शेयरों की क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप कैस्ट्रॉल की बात करें तो 25 करोड़ 71 लाख शेयरों का ये ओपन ऑफर है, 194 रुपये 4 पैसे के दाम पर। तो ये जो ओपन ऑफर है उसका इम्पैक्ट आप देखिए स्टॉक में पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है, 3.5% के आसपास का अपमूव कैस्ट्रॉल में भी है। सर 196 के आसपास अगर किसी के पास है, कोई लॉस में भी अगर बैठा है, तो उसको क्या रुकने की सलाह देंगे? ऊपर और लेवल आ सकते हैं? कैस्ट्रॉल कैस्ट्रॉल
कैस्ट्रॉल में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था अराउंड 236 और पहला टारगेट 158 करके बाउंस बैक किया। उसके बाद से एक रेंज में एक बार आपको 210 मिलने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। 210 के आसपास जरूर एक बार सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, सोना चल रहा है, चांदी चल रही है सर, कॉपर भी ऊपर चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। उसका इम्पैक्ट हम हिंदुस्तान जिंक में देख रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर में देख रहे हैं। वेदांता की बात तो हमने कर ही ली। ये जो हिंदुस्तान कॉपर और जिंक की रैली है सर, और कितनी बाकी है और कितना एक्सटेंड हो सकती है? सर हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लेना स्टार्ट कर दिया है। हिंदू कॉपर में सब हो गया ना। हिंदू कॉपर में सारे टारगेट हो गए, तो हमने एक बार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी है। यहाँ से मूविंग एवरेज से काफी एक्सटेंडेड है, तो पुल बैक आने की गुंजाइश काफी हाई है। हालांकि प्रीवियस स्विंग हाई हिंदू कॉपर निकाला है 412 का। पुल बैक पे 412 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। वी वुड बाई इनटू पुल बैक्स। अब यहाँ पे फिलहाल के लिए मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, तो हम बुक करके एग्जिट कर चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए और इससे आप निकलने की कोशिश करें, वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। इसके साथ साथ सर कुछ और स्टॉक्स जहाँ पे मूव काफ़ी तेज़ या काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना, उसमें देखिए कुछ कुछ रेलवे वाले स्टॉक्स है सर। पिछले 3-4 दिन से लगातार मूव हम देख रहे हैं और आज इस कड़ी में रेलटेल देखिए, आरवीएनएल को देखिए, दोनों स्टॉक 2 से 2.5% का आप मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और कुछ डिफेंस वाले स्टॉक्स भी हैं जिसमें मजगांव डॉक है, 2% का आज आप मूव दिखा रहा है। बीडीएल भी अच्छा चल रहा है। पहले ज़रा रेलवे वाले स्टॉक्स की बात कर ले सर। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न बजट के साथ कोई इसको जोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बजट से पहले अमूमन हम देखते हैं कि रैली आती है और वो रेलवे शेयरों में साफ तौर पे दिख रही है। अब ये बीटन डाउन थे, ओवरसोल्ड थे, उस वजह से एक पुल बैक है, बाउंस बैक है। ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिए सर, ये रेलवे शेयरों में हो क्या रहा है और करना क्या है? सर प्री बजट रैली है और कुछ भी नहीं। कि बड़े बड़े कुछ अनाउंसमेंट होंगे, कुछ होंगे। यही आपका इंटरिम बजट के टाइम में हुआ था कि प्री इवेंट, उसके बाद अभी हो रही हैं इस रैली में। अगर पिछली 3-4 रैलीज में अगर आप नहीं निकले, कोशिश कीजिए इस रैली में निकलने की। जहां मौका मिल जाए निकल के बाहर हो जाइए, क्योंकि बजट के बाद फिर इन स्टॉक्स में एक राउंड की पिटाई जरूर आएगी, जिसमें मोस्ट लाइकली आपके रेलवे काउंटर्स नए लो बनाते हुए दिखेंगे, क्योंकि उनमें पुल बैक भी शार्प है, तो अगली राउंड की सेलिंग भी उतनी ही शार्प आएगी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो केवल बाउंस बैक है या फिर आप कहिए कि बजट से रिलेटेड एक रैली है या फिर बाउंस बैक है, तो इसको आप अवॉइड ही करके चले तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर है। बजट की बात हो सकता है फिर से ये नए लोस टच करते हुए दिखे स्टॉक। तो रेलवे के लिए फिलहाल के लिए थम्स डाउन ही है। लेकिन सर एक सेक्टर जो कि अवॉइड नहीं हो पा रहा है ना, या फिर जहाँ पे नज़र नहीं हटती है ना, वो है एनबीएफसीज। पिछले हफ्ते देखें मन्नापुरम हुआ, आईएफएल फाइनेंस हुआ, पिछले हफ्ते भी हम बातचीत कर रहे थे, और भी कुछ एनबीएफसी हुई जिसमें पीएनबी हाउसिंग, ये काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेट किए हैं सर। अब जो बचे हुए हैं ना जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया ना, एक बार जरा कैनफिन होम्स दिखाइए। आज ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है सर, वॉल्यूम हालांकि इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी 2% के आसपास का अप मूव है। तो एनबीएफसीज में सर, श्रीराम फाइनेंस में हमने बहुत अच्छा मूव देखा। तो एनबीएफसीज में क्या जहाँ जहाँ मूव अभी नहीं आया, अभी आना बाकी है या फिर आ सकता है? कोई ऐसा नाम आपके जहन में? नहीं सर, सीएनबी ये एनबीएफसी भी अब सारे एक्सटेंडेड हैं। यहाँ पे अब बहुत ज्यादा कोई मूव नहीं। एलटीएफ हमने प्ले कर लिया, एमएनएम प्ले कर लिया, ये वाला श्रीराम फाइनेंस प्ले कर लिया, कुछ हद तक मुथूट भी प्ले कर ही लिया था, मन्नापुरम हम छोड़ दिए थे। बट अब यहाँ पे कोई बहुत अच्छी मूव आती हुई दिखेगी। फिलहाल के लिए तो अब मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, तो मूविंग एवरेज का पुल बैक ज्यादा वेटेज प्ले करेगा, तो मैं वेट करूंगा। आई वुड वेट इन दिस काउंटर्स। आईआईएफएल जरूर ब्रेकआउट दिया है, फ्राइडे बाय दिया था। आईएफएल हमने बाई भी दिया है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और पीछे कपनैंडल पैटर्न 535 पे ब्रेकआउट था, उसके ऊपर बेस ऑन बेस का ब्रेकआउट है 585 पे, 700 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो एक यही स्टॉक बचा है जहां पे थोड़ी सी अपमूव दिख रही है। ठीक है। एक बार ना सर आप आईएक्स का चार्ट लगाइए आपके सामने, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का। आप चाहें ना तो मैं तो बल्कि चाहूँगा, मुझे ना समझना है इस चार्ट को लेकर। आई एम श्योर हमारे दर्शकों के मन में भी सवाल होगा। अब सवाल क्यों आ रहा है सर? एक तो ये 2% नीचे है, 36 लाख शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर, जो मैं जिस वजह से सवाल पूछ रहा हूँ ना, ये जो 136 रुपये का लेवल है ना, ये 52 वीक लो के बेहद करीब है। 130 रुपये 26 पैसे का 52 वीक लो है और आज 133 रुपये 29 पैसे तक गया था। वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक इसने दिखाया है, लेकिन अपने 52 वीक लो के आसपास सर, इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ 52 वीक लो के आसपास बिकवाली होना, इसके क्या मायने हैं सर? ये स्टॉक ऑलरेडी 215 वाला 136 पे मिल रहा है।
सर इसमें 2022 में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, जिनको 2024 वाले स्टॉक्स लग रहे हैं कि ऑल टाइम हाई मार जाएंगे। 2022 में 227 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। 2023 में 114 तक आया। 2024 में वही बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल रिटेस्ट करने 227 आया, वहां से पिट रहा है, तो 112 का टारगेट वापस आएगा। वीकली पे फ्लैगिश एक्शन बना हुआ है, ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट कंफर्म हो रहा है। 112 पहला टारगेट रहेगा, 61 रुपए 32 पैसे दूसरा टारगेट रहेगा। 112 और 61 रुपये 31 पैसे। जी। माय गुडनेस, तो इसको ये तो टच मी नॉट है फिर सर, ये आई डोंट नो एफएनओ में है या नहीं है, तो इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है। पिंडो में है, पिंडो में आईएक्स। सर मेरे इंटरेस्ट लिस्ट में ये खत्म हो गया था अप्रैल 2022 के बाद से। अप्रैल 2022 के एफएनडो में है सर। अप्रैल 2022 के बाद से इस स्टॉक को मैंने देखना भी बंद कर दिया है। जो पुल बैक आई थी 114 से 227, वहां भी मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, जबकि आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो 70-80% की रैली है। बट बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक था, कभी भी पलट सकता था और बहुत तेजी से पलटा है। तो अगर आप जरा हुए स्टॉप लॉस काटने में, तो लंबे से आपको गच्चा दे गया। तो मैं इसलिए उस स्टॉक से एकदम दूर रहता हूँ जहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स जैसे कोई स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, ओके। अभी ना सर थोड़ी देर पहले मेरे साथ लोकेश जी जुड़े थे। वो कह रहे थे कि ये जो एफआईएस की वॉल्यूम की एब्सेंस है ना सर, या फिर जो पार्टिसिपेशन कम है ना, उसमें कुछ कुछ मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। केस इन एग्जांपल आप देखिए जेबीएम ऑटो, बुधवार को काफ़ी अच्छा चला था। जेडब्ल्यूएल चलो वहाँ पे खबर थी जिस वजह से स्टॉक खिंचा है। अब उन स्टॉक्स में इसमें टीटीएमएल को भी आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। आज ये 1.5% नीचे है, 3 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। स्विगी भी 2.25% नीचे है। गो डिजिट में भी करीब 1.5% का फॉल है। सर ऐसे स्टॉक्स एक एक दिन की चांदनी है ना, कई स्टॉक्स दिखाएंगे अब यही 3-4 दिन में, तो इनमें क्या करना चाहिए? जेबीएम ऑटो हुआ, टीटीएमएल हुआ, या फिर इसमें आप चाहे तो जेडब्ल्यूएल भी शामिल कर ही लीजिए। चलिए, तो जेडब्ल्यूएल को थोड़ा सा अलग रख सकते हैं, क्योंकि हाँ। प्री बजट रैली इनमें ज्यादा हावी है। तो आई वुड लुक एट देम एट लाइक प्री बजट रैली। जेवीएम को, टीटीएमएल को बस डेड कैट बाउंस की तरह देखूंगा कि ओवरसोल्ड काउंटर्स थे, बाउंस बैक आना था, बाउंस बैक आ रहा है। बाउंस बैक में एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। आप 2004 से मार्केट को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हर बुल फेस को पढ़िए। हर बुल फेस में जब भी कोई बड़े विनर रहे हैं, अगले फेस में वो कभी बड़े विनर नहीं रहे हैं। वो करेक्शन में नए लो बनाते गए, पुल बैक में जब मार्केट नया हाई बना रहा है या बुल फेस चल रहा है तो वो पुल बैक दे रहे हैं, और जैसे ही मार्केट में पुल बैक आ रहा है वो नए लो बना रहे हैं। तो ये सब उसी कड़ी में है। ये आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत नए हाई बन जाएंगे, अभी आईएक्सी हमने डिस्कस किया 2024 2021 में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। 21 से 24 आप देख लो, जब चले तो रेलवे डिफेंस पीएसयू चले, ये नहीं चले बाकी काउंटर जो पुराने विनर्स थे। तो सेम चीज यहाँ पे होने वाली है, पुराने काउंटर्स नहीं चलेंगे। तो जितनी जल्दी हो और अच्छी रैली में मिल जाए, निकलने की ही कोशिश करना चाहिए, ना कि फ्रेश बाइंग की। ठीक है। एनबीसीसी देखिए सर, पिछले 6 महीने से एक रेंज में अटका हुआ है। आज कुछ वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, इसमें कुछ बड़ा होने की तैयारी है सर। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं रेजिस्टेंस के हिसाब से? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दिए। एनबीसीसी, एनबीसीसी। एनबीसीसी। एनबीसीसी का मेजर रेजिस्टेंस देखिए, वीकली पे रेस्टिंग एट 10-20 वीक मूविंग एवरेज है। अगर तो 120 के ऊपर टिका तो फिर आपकी पुल बैक एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स 130। तो 120 से 130 तक का ट्रेड बन सकता है अगर 120 के ऊपर टिका तो। तो 120 के ऊपर टिकना एनबीसीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मझगांव डॉक भी एक बार देख लीजिए। मैं उसका चार्ट देखने की कोशिश कर ही रहा था, जैसे मैंने इसका चार्ट देखा एनबीसीसी का। मझगांव डॉक में मूव आज काफ़ी अच्छा है, 3.25% के आसपास के गेंस हैं। लेकिन इसमें भी हम देख रहे हैं सर 6 महीने में या 1 महीने में हालत काफ़ी ख़राब है, काफ़ी हल्का हुआ है सर हायर लेवल से। कहाँ ये 3,300-3,400 के आसपास ट्रेड करता था सर, अब ये आ गया है 2,600 रुपये के आसपास। तो सर मैं नहीं कह रहा कि बजट के हिसाब से, कोई डेड कट बाउंस के हिसाब से या पुल बैक के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर किसी को खरीदना है तो मझगांव डॉक अच्छे लेवल पे है। 3400 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है सर। 1909 रुपए टारगेट है इसका। पहला टारगेट था 2330, यहाँ से बाउंस बैक दे रहा है। 2775 तक बाउंस बैक खिंच सकता है अगर 2640 का 50 डे मूविंग एवरेज निकाला, तो 2776 तक जा सकता है। नेक्स्ट लेग में जब भी 2300 तोड़ेगा, 1900 रुपए का मतलब दूसरा टारगेट है बाइंग क्लाइमेक्स का, और तीसरा और चौथा है 1184 और 1031।
ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच आपको बता दें बाजार कुछ भी करने के मूड में नहीं है, बहुत ही छोटी सी रेंज में कारोबार हो रहा है, अभी भी करीब 10 पॉइंट के आसपास का फॉल है। नीचे से आप देखेंगे, निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए, एक पुल बैक की कोशिश ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो 26,150 के नीचे ही हम ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई बड़ा सर अगर एक्शन बनता हो दिखेगा, जैसे आप कह भी रहे थे, तो प्लीज़ हाईलाइट कीजिएगा। मैं बढ़ता हूँ दर्शकों के सवालों की ओर, जो कि काफ़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे हैं। रोहित तिवारी जी का सवाल ले रहा हूँ, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, पंजाब केमिकल और मॉस्चिप दोनों में 20% का लॉस है। लेवल इन्होंने नहीं बताया सर, लेकिन लॉस कैलकुलेट करके बता दिया अभी, और एवरेज कर सकता हूं क्या मैं? टारगेट और स्टॉप लॉस बताइए 6 महीने के नज़रिए से। बस सांड को लाल कपड़ा दिखाना और मिड कैप स्मॉल कैप में मुझसे एवरेज पूछना बराबर ही है। फिर मैं सींग मारूंगा तो आप बोलेंगे कि सींग क्यों मारा। भाई सांड को लाल कपड़ा दिखाओगे तो सींग तो मारेगा ही। अच्छा, मैं पंजाब आपको एक बात केमिकल बोलूं, में। मैं आपको एक बात हाँ। बोलूं, सच्चे मन से अरे। बोलता हूं, मतलब आप माने ना हाँ। माने, मतलब दर्शक भी माने ना माने, दर्शकों की हैट्स ऑफ सर, जितने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ जितने बेडर होके, जितना इनको इनके मन में झिझक नहीं है इस सवाल को पूछने को लेकर, एवरेज को लेकर। मैं बड़े डर से पूछता हूँ, मैं बोला आज फटेगा, आज फटेगा, और आज फाइनली वो फट ही गया। देखिए सर, आपका गुस्सा बाहर आ ही गया। मुझे पता है आपने कई बार नहीं, कहा है गुस्सा नहीं मुझसे सर, एवरेज करने के लिए गुस्सा मत नहीं, देखिए बोलिए, गुस्सा मैं करना। एवरेज करने की सलाह नहीं देता हूँ। उसके बावजूद सर आप ही के सामने ज़्यादा सवाल एवरेज वाले आते हैं। सर देखिए, मैं गुस्सा करना बहुत पहले छोड़ चुका हूँ मैं। एक मिनट आपका समय ले लेता हूँ, मैं गुस्सा हाँ करना हाँ। कब छोड़ चुका हूँ। मैं एक मिनट आपको चार्ट लगा के मैं एग्जैक्टली डेट भी याद कर लेता हूँ। सिल्वर वन, सिल्वर में दो, इसमें नहीं आ रहा है। मैं सिल्वर इसमें गुस्सा करना कब छोड़ चुका हूँ। 2000, हाँ। आपका सितंबर 2011 से मैं सलाह देते समय गुस्सा करना एकदम छोड़ चुका हूँ। यहाँ पे एक बुजुर्ग आते थे, मेरे को लक्ष्मी श्री या बनारस आए हुए मुश्किल से 1 साल हुआ था, एक बुजुर्ग आए थे, मिर्जापुर के थे। ठीक से उनको दिखता नहीं था, चश्मा ऐसे ऐसे करके तो स्क्रीन देखते थे। अब मैं उनको समझा रहा हूँ कि बाबूजी, आप एबीसीडी अभी पढ़े नहीं हो, आप डिलीवरी, लार्ज कैप डिलीवरी तक तो सीखे नहीं हो, मिड कैप स्मॉल कैप तो दूर की बात है। आप सीधा कमोडिटी, वो भी फ्यूचर्स में उतर गए हो। उनका जवाब था अच्छा, उस समय भाई यंग ब्लड तो मैं भी काफी उसमें रहता था कि मैं बता रहा हूं तो आप सुन नहीं रहे। तो मैं भी पिनक किया, जैसे ही उनने बोला कि अब तुम मुझे बताओगे, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा साल मुझे काम करते हो गए, तुम मुझे समझाओगे, मतलब भाड़ में जाओ। रोज शाम को, चूंकि शादी नहीं हुई थी, यहाँ बनारस में लाइट कट होती थी, कुल 8 घंटे लाइट आती थी, ऑफिस में जनरेटर एसी चलता था, तो यहीं पड़े रहते थे रात को 11:30 तक। तो वहीं डीलर के बाजू में जाके अपनी बुक खोल के पढ़ने लगते थे, बाबूजी वहीं बैठे रहते थे। 3 महीने बाद जब सिल्वर ने धड़ धड़ा के 5-6 लोअर सर्किट मारे, अगले का 3 राइस मिल थी मिर्जापुर में, तीनों राइस मिल बिक गई, खाली पैसा चुकाते चुकाते। लास्ट में आके मेरे कमरे में बैठ के कंधे पे रो रहे थे कि कुछ करा दो, कुछ हेल्प कर दो, कुछ कर। अब पैसा ही नहीं बचा, नो कैपिटल इज इक्वल टू नो कैपिटल मार्केट। अब जब आपके पास पैसा ही नहीं बचा, जब बता रहे थे सुन रहे थे तब गुस्सा कर, तो उस समय पूरा गुस्सा निकल गया। बाकी बचा हुआ गुस्सा आईआरबी में अपने ऊपर निकल गया, और जो थोड़ा बहुत रह गया था तो आरबीए में जब 30% का लॉस दिया था तो और गुस्सा निकल गया। अब गुस्सा नहीं रह गया, अब बस ये रह गया है कि भाई बता रहा हूं कि मैंने मूर्खता की है, आपको करके सीखनी है करके सीख लो, मेरी मूर्खता से सीखनी है उससे सीख लो। अल्टीमेटली अगर आपने वो एनडीटीवी पे सीरियल आया था चाणक्य, आपने देखा हो तो उसमें वो बार बार बोलता है कि हर गलती करके सबक नहीं सीखना होता है, कुछ दूसरों की गलतियों से भी सबक सीख लिया जाता है। वो राजदुर्ग पे हमला, वो कहाँ पे हमला करते हैं, मगध पे, और मुंह की खा के चले आते हैं, जब दोबारा कोई साथ नहीं देता है तब समझ में आता है कि भाई कुछ दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए था, ये गलती करने की जरूरत नहीं थी। तो वही मेरा मानना है कि अगर दूसरों की गलती से सीख लें तो बहुत अच्छा है। मैंने एचईजी की गलती से सीख लिया कि आगे बाइंग क्लाइमेक्स सीख लें, नहीं सीखेंगे तो और आगे किसी में सीख लेंगे, बट इवेंचुअली सीख तो लेंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखेंगे। तो ना करके सीखें, बहुत अच्छा है, पैसा बच जाएगा। तो पंजाब केमिकल सेम है, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था आपका 2021 में अक्टूबर में 1300 पे, वहां से पहले गया 715, पुल बैक में वहीं 1560 तक आया, फिर नया लो बनाया 680 का, फिर आया तो फील्ड ब्रेकआउट किया 28 जुलाई 2025 को,
1567 वाले हाई का पुल बैक में वहीं लोअर हाई बना है। जिस भी 1091 तोड़ा, बहुत आराम से 664 का लो ना सिर्फ टेस्ट होगा बल्कि तोड़ भी सकता है 416 तक के लिए। अगर आपको केमिकल सेक्टर में रहना ही है तो टाटा केमिकल अपनी रेंज का बॉटम तोड़ के अच्छा खासा नीचे आ चुका है, और प्रीवियस स्विंग लोज के आसपास है 750 के, तो टाटा केमिकल ही ले लीजिए। अगर बाउंस बैक किया तो 850, 870, 900 रुपए तक दे देगा। दूसरी चीज ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एवरेज क्यों करना है। अगर आपने कोई चीज 100 की ली है और 50 चल रही है, आप ये सोच रहे हो कि 50 में ले लूं, 75 की एवरेज आएगी तो निकल जाऊंगा। मैं कह रहा हूं आप इसी मरे हुए काउंटर को 50 में लेने की जगह कोई दूसरा काउंटर 50, 60, 100 रुपए का ले लो। वो 25 रुपए बढ़ेगा तो वो 25 प्रॉफिट इस लॉस से सेट ऑफ कर दो ना। इसी को एवरेज करके लॉस कवर करने की क्या जरूरत है भाई। डॉक्टर पर्ची पे लिख के तो आपको दिया नहीं है कि आप यही शेयर एवरेज करना है। एडीएजी देख लो, जेपी का देख लो, यस बैंक का देख लो, आप आइडिया का हाल देख लो, आप तमाम तरह के स्टॉक्स का हाल देख लो कि जहां जहां आपने एवरेज किया सब लगभग 80-90% नीचे है। तो क्यों उन्हीं को एवरेज करना है। आप दूसरे स्टॉक, आप ट्रेंडिंग स्टॉक लेके वहां से प्रॉफिट सेट ऑफ करने की कोशिश। आई थिंक उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, कुछ नेटवर्क को लेकर इशू है। अभी अंशुल जी हमें कह रहे थे कि लाइट का बड़ा प्रॉब्लम रहता था बनारस में। आजकल लाइट तो आती है लेकिन इंटरनेट आना चाहिए, इंटरनेट के बिना दुनिया नहीं चलती है, तो काफ़ी मुश्किल वहाँ हो जाती है जहाँ पे सिग्नल नहीं पकड़ते हैं। तो आज की जो नेसेसिटीज़ है ना, उसमें रोटी कपड़ा मकान तो है ही, उसके साथ साथ सिग्नल या टावर या कुछ लोग ये कहते हैं कि इंटरनेट ज़रूर आना चाहिए। जहाँ इंटरनेट रुका नहीं, हमारी ज़िंदगी भी रुकी नहीं। तो इतनी डिपेंडेंसी हमारी इंटरनेट पर हो चुकी है कि आप देखिए, एक सिग्नल नहीं मैच किया है, नहीं क्लिक किया या नहीं पकड़ा तो फिर आपका संपर्क टूट जाता है और मामला देखिए पूरी तरह से बिगड़ जाता है। खैर, बात हो रही थी एवरेज करने को लेकर या फिर शेयरों में एवरेज करना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं करना चाहिए, वहाँ से बातचीत चली थी। हम पंजाब केमिकल की बात कर रहे थे। तो आपके लिए राय ये है सर कि पंजाब केमिकल की बजाय अगर आपको स्पेस में रहना ही है तो टाटा केमिकल एक बार चार्ट दिखाइए, थोड़ा सा लंबा चार्ट दिखाइएगा जो कि काफ़ी अच्छा करेक्ट कर भी चुका है। 1 महीने या 6 महीने में आपको दिख जाएगा। देखिए, स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 रुपये के ऊपर निकल गया था एक समय। जहाँ जहाँ जब किसी कंपनी के आईपीओ की बात होती है ना टाटा ग्रुप में, स्पेशली टाटा सन्स के आईपीओ की जब बात चली थी, क्योंकि इनके पास होल्डिंग भी है, तो उसके बाद हमने देखा था मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग बना था। और जैसे ही पता चला या फिर ऐसी बातचीत आई कि टाटा सन्स का आईपीओ नहीं आ रहा है तो स्टॉक में देखिए किस तरह का करेक्शन हुआ है। तो अब आप देखेंगे तो टाटा केमिकल्स के शेयर में लोअर लेवल्स के आसपास अगर आप चाहें ना तो पुल बैक के लिए ज़रूर यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। ऐसा हमें अंशुल जी अभी बता रहे थे। अगर आपको केमिकल स्पेस में रहना ही है तो जब मोमेंटम बनता है स्टॉक में, बहुत ज़बरदस्त बनता है, तो लो लेवल पे है अपनी रेंज के, तो अभी चाहें तो आप इसमें एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। इस बीच कुछ और शेयर भी हमारे पास आ रहे हैं। अंशुल जी हमारे साथ जुड़े, संपर्क जुड़े उनके साथ। तो कुछ सुपर चैट के जरिए हमारे पास सवाल है। एक पंकज कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि धानी के शेयर मुझे मिले हैं इंडिबल्स लिमिटेड के हिसाब से, लेकिन उसमें 32% का लॉस हो रहा है। एक तो इनको इस पर राय चाहिए, और दूसरा एक हमारे पास अल्केश जी का सवाल आया है सुपर चैट के जरिए ही, इनको जानना है कोल इंडिया में। अब कोल इंडिया का चार्ट एक बार दिखाइए, जब तक अंशुल जी से संपर्क नहीं हो जाता ना, मैं सिर्फ केवल आपको दिखाना चाहता हूँ। कोल इंडिया में पिछले 5 से 6 दिन में आप देखेंगे ना तो काफ़ी स्मार्ट मूव हमने देखा है। 1 महीने का चार्ट दिखाई, उसमें आपको दिखेगा कि पिछले 4-5 दिन में एक तरफा रैली। देखिए आप, ये स्टॉक चलना कब शुरू हुआ था, ये 15 दिसंबर 16 दिसंबर के आसपास आप देखिए जो बॉटम बना था ना, वहाँ से ये स्टॉक चलना शुरू हुआ था। अगर आप कर्सर वहाँ पे लाए ना तो पता चलेगा कि स्टॉक कहाँ पे था। बीच में ये जो नीचे 15 दिसंबर के आसपास जो लो बना है, ये वाला, ये देखिए आप, इधर की तरफ थोड़ा सा जो लो बना था, ये लो बना था 381 के आसपास। तो 381 के आसपास आप देखिए इस स्टॉक ने चलना शुरू किया और एक तरफा रैली इसमें हमने देखी 407 408 रुपये तक की। तो अच्छा खासा मूव इसमें 4-5 दिन में हो चुका है। और उसके बाद अब ये सवाल आया अल्केश जी का, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। या तो फिर ये थोड़ा एडवेंचर ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, या फिर उनको लगता है कि मोमेंटम और ज़्यादा सस्टेन हो सकता है। तो अंशुल जी से संपर्क एक बार हो जाए, फिर से मैं ये सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। तो उसके साथ साथ आप देखेंगे ग्रो को लेकर भी सवाल आया है सुपर चैट के जरिए ही। 166 रुपये पे बाइंग है, सर्वेश राज जी कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इसका टारगेट क्या होगा, इसको होल्ड करना चाहिए क्या। तो 194 रुपये तक का सफ़र इसने 100 रुपये के बाद एक तरफा दिखाया था। इसका भी ना आप थोड़ा 1 महीने का चार्ट दिखा दीजिए लिस्टिंग के बाद ना। आई थिंक अंशुल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो पहले ज़रा एक बार ना धानी की बात कर लेते हैं सर। धानी को लेकर ना हमारे एक दर्शक हैं पंकज कुमार जी, सुपर चैट के जरिए, इनको कह रहे हैं कि मेरे को मिले हैं ये शेयर, 32% का लॉस हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए।
धानी तो अभी डीलिस्टेड है। इसका मर्जर चल रहा है, इंडिया बुल वाले ग्रुप पूरे में मर्जर एंड वो अमेलगमेशन चल रहा है। फाइनली किसके शेयर मिलेंगे तो अभी भी क्लियर नहीं है। यारी के ना, यारी के शेयर मिलेंगे, और वो भी अभी लिस्टेड नहीं है, उसमें भी अभी टाइम है। तो पहले मिल जाने दीजिए, लिस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ क्या लिस्टिंग होती है, उस हिसाब से फिर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस बीच ना जब आप नहीं थे, हमारे साथ संपर्क नहीं था, तो अल्केश जी का सवाल मैं पढ़ा था सर, ये कह रहे हैं कि कोल इंडिया में नई एंट्री कर सकते हैं, स्पेशली तब जब सर पिछले 4-5 दिन में काफ़ी अच्छा मूव आ चुका है। क्या ये सर नया ब्रेकआउट होने की तैयारी है? अप मूव और एक्सटेंड हो सकता है? 4 से 5 दिन में जो मूव आया उसके बाद क्या इन लेवल्स पर लेना सही रहेगा? रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है? नहीं, आई वुड नॉट बाई कोल इंडिया में। रेंज का अपरेंट 411 था, वो आ चुका है, जो पुल बैक में मच एक्सपेक्टेड था 6 महीने की रेंज के बाद। 411 निकला तो 440। मैं रैलीज पे बेचने के ही मूड में हूँ, मेरा खरीदने का कोई मूड नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़ूँ ना, एक बार जल्दी से आपको ना रेलवे स्टॉक्स दिखाता हूँ। ज़बरदस्त मूव है। आरवीएनएल देखिए 8.5% ऊपर है, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, 1.5 करोड़ शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम हो चुका है। रेलटेल देखिए इसके पीछे पीछे 6% ऊपर है, जल्दी जल्दी दिखाते जाइए। इसके अलावा आप देखिए रेलटेल के बाद रेलटेल करीब 6% ऊपर है। IRFC 5% का मूव इसमें भी है। 1.5 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम है। मेरा देख लूँ एक बार कि मैं सही पढ़ रहा हूँ ना। 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 1.5 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम IRFC में भी है। इतना ही वॉल्यूम आरवीएनएल में भी है। इसके पीछे पीछे है राइट्स जो कि 4% ऊपर है, और इतनी ही मजबूती आपको नजर आएगी इरकॉन में भी। और टीटागढ़ वैगन्स तो है ही है 3.5% ऊपर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टॉक तो आपको रेलवे वाले ही दिखेंगे। तो एक तबका जो कि चल रहा है ना आज, जो कि डिसाइसिवली तेजी के मूड में है, वो रेलवे वाले काउंटर ही हैं। आरवीएनएल लीड कर रहा है 8.5% की मजबूती के साथ, और सबसे नीचे अगर कोई स्टॉक दिख रहा है ना, वो है टीटागढ़ का, जो कि 3.5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। 9 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम। सर, इसमें से कोई ऐसा स्टॉक जहां पे अभी भी मौके हैं, या फिर अवॉइड करे पूरी तरह? आरवीएनएल पुल बैक में 369 तक आना था, वहां तक आ गया है। जिस मोमेंटम के साथ चला है 4 दिन में, 369 अगर ऊपर में टिकता है तो आप मान के चलिए कि 440 तक की पुल बैक है। बजट के आसपास तक जो भी प्राइस आपको मिल जाए ऑन द पुल बैक, बजट के आसपास निकलने की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि बजट के बाद वापस से इन स्टॉक्स में डाउनसाइड देखने के लिए मिलेगी। सो अगेन आरवीएनएल हो गया, आईआरएफसी में पहला लेवल था 130 रुपए का, जो कि ऑलमोस्ट आ चुका है। प्रिसाइसली कितना, हाँ 129.75 का था, जो आ चुका है। अगर एक्सटेंड किया इसके ऊपर तो 141.95 तक जा सकता है, वहां पे निकलने की कोशिश कीजिएगा। एयरकॉन में 189.50, 206.60 आने की प्रोबेबिलिटी काफी आई है, वहां तक आ सकता है। टीटागढ़ थोड़ा सा वीकर है ऑन द पुल बैक साइड, बट फुल पोटेंशियल अगर पुल बैक एक्सटेंड किया तो 965 रुपए तक ये भी आ सकता है। ठीक है, ओके। तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखिए और इस तरह से व्यू बनाइए आप, ना कि खरीदारी का, बल्कि ऊपर में अगर पुल बैक में अगर आपको जो अच्छे लेवल्स मिले बजट तक, उसमें आप निकलने की कोशिश कीजिए। बजट के बाद हो सकता है इनमें भारी मुनाफा वसूली हो, जैसा हमने पिछले कुछ सालों में ट्रेंड देखा भी है। तो गोइंग बाय दैट, इस तरह से आप चाहें तो इन स्टॉक्स में व्यू बना के चल सकते हैं। अच्छा सर, ग्रो को लेकर आपका क्या व्यू है? ग्रो पर सर्वेश राज जी का सवाल है, कह रहे हैं कि 166 पे इन्होंने खरीदा है, शायद इन्होंने ऊपर 100 पे मिस किया, आईपीओ में नहीं मिला, ऊपर में 194 तक देखा, जो कि इसने कुछ दिनों में ही मूव दिखाया। उसके बाद इन्होंने नीचे में आके सेटल होने पर 166 रुपये के आसपास लिया है। अब सवाल यह है, इन्होंने टारगेट स्टॉप लॉस पूछा है, होल्ड करें ना करें, क्या बेस बन चुका है सर? इसको कहते हैं फोमो में बाइंग करना, कि आप पहले चला, आप नहीं ले पाए तो गिरावट में ले रहे हो, गिरावट में गिरावट, कितनी गिरावट हो जाएगी किसी को नहीं पता। आईपीओ बेस अगर बनना भी है तो अभी बहुत समय लगेगा। इनिशियली के बार बार ऊपर गया और तुरंत ही नीचे आके क्लोज किया है। तो जब तक 179.50 के ऊपर अब डिसाइसिवली क्लोज नहीं करता है, मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि 165.45 के ऊपर गया, नीचे क्लोजिंग किया, ऊपर गया, नीचे क्लोजिंग किया, तो उसी रेजिस्टेंस को रिवाइज करके 173 कर दिया है। तो 179.50 के ऊपर क्लीन क्लोज जब तक नहीं आता है, मैं अवॉइड की लिस्ट में रखूंगा। और अगर गलती से भी ये काउंटर नीचे में 154 तोड़ता है तो फिर वापस से जो स्विंग लो बना है 142, वो अंडर थ्रेट आएगा, और मोस्ट लाइकली फिर आईपीओ लो भी अंडर थ्रेट आ जाएगा। तो अगर ले ही चुके हैं 154 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर ले लें।
अच्छा, एक आपको ना अपडेट दे देता हूँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ूँ। बाजार एक बार दिखाइए निफ्टी। गिरावट बढ़ गई है यहाँ पर, 26,100 का लेवल भी हमने डिसाइसिवली तोड़ दिया है, 57 पॉइंट नीचे है। आप तो देख ही पा रहे होंगे सर, आपके सामने तो चार्ट लगे ही रहते हैं। 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट सेंसेक्स में हो चुकी है, और निफ्टी बैंक भी, जो कि हालांकि रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में भी नजर आएगी। मिड स्मॉल कैप इंडेक्स में जरूर हल्की सी बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार हो रहा है, लेकिन आईटी इंडेक्स देखिए तीसरा दिन लगातार है जब कमजोरी है, 1.25% के आसपास का फॉल आपको आईटी स्टॉक्स में भी फिलहाल नजर आएगा। देखिए ऊपरी स्तरों से किस तरह से ये गिरा है आज के सेशन में, तो मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ी गिरावट होगी आईटी स्टॉक्स में, लेकिन आप देखिए हायर लेवल से जो फिसला है ये इंडेक्स, वो दिखा रहा है कि हर ऊपरी लेवल्स पर जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पर शॉर्ट करने की या फिर मुनाफा वसूली की जो चेष्टा है वो स्टॉक्स में साफ तौर पे देखने को मिल रही है। अच्छा, इस बीच सर कुछ सिल्वर लाइनिंग अगर देखने की कोशिश करें ना, कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं ना, वो लिकर वाले स्टॉक्स हैं। उसमें एक रवि कुमार डिस्टिलरीज है, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और छोटा है, हालांकि आप बताइएगा इसमें करना है नहीं करना है कुछ एक्शन। आईएफबी एग्रो यहाँ पर भी मूव काफ़ी अच्छा है सर, 4% के आसपास के गेंस यहाँ पर भी दिख रहे हैं आईएफबी एग्रो में, और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हो चुका है सर। तो क्रिसमस, ईयर एंड, वीकेंड से पहले सर इन स्टॉक्स में कुछ बड़ा एक्शन होने की तैयारी है? लगता तो नहीं है सर। आईएफबी एग्रो भी लोअर हाई बनाते हुए ज्यादा दिख रहा है। लिकर में रेडी को चेक कर लें एक बार। नहीं, रेडी एक ही है। लिकर में यूनाइटेड स्पिरिट ही है जहाँ पे फिलहाल स्ट्रेंथ है, तो वहीं पे यूनाइटेड स्पिरिट ही प्ले करना चाहिए। बाकी में बुलिश एविडेंस का वेट करना चाहिए। यूनाइटेड स्पिरिट भी फ्लैगिश एक्शन है वीकली पे। मेरा इंटरेस्ट 1456 के बाद आएगा। 1456 पे ब्रेकआउट है, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि पिछले 3 दिन में भी वहीं से रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है। हालांकि शैलो प्राइस एक्शन है, वॉल्यूम नहीं है, तो पुल बैक ही है। बट मैं वो प्रीएम्प्टिव रिस्क लेने की जगह मैं ब्रेकआउट प्ले करना ज्यादा पसंद करूंगा 1456 के ऊपर। अच्छा, वो जब जहाँ पे सर एवरेजिंग वाली बात शुरू हुई थी ना, पूरा जो डिस्कशन हुआ था उसमें पंजाब केमिकल की बात हुई थी। अब रोहित तिवारी जी का वो सवाल था, कह रहे हैं कि सर आपने मॉस्चिप को तो एड्रेस किया ही नहीं। हाँ, मॉस्शिप रह गया था सर। मॉस्शिप में मॉस्शिप मॉस्शिप एड्रेस करने की जरूरत नहीं है सर। मैं मॉस्शिप, आपको याद होगा, मल्टीपल टाइम मनी नाइन पे डिस्कस हुआ है कि 279 पे फेल्ड ब्रेकआउट। मेरे को याद है मॉस्शिप, पारादीप और अपोलो, तीनों मैंने साथ साथ आपको नोटिस कराए थे कि आप पुराने अगर बाइंग क्लाइमेक्सेस मिस कर चुके हैं, 3 स्टॉक पे सामने सामने बन रहे हैं। मॉस्शिप में 279 का फील्ड ब्रेकआउट है, जैसे ही 238 टूटेगा बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म होगा। 203 का पहला टारगेट रहेगा, और 203 के बाद जब ये नीचे आना स्टार्ट होगा तो इसका अगला टारगेट जो खुलेगा वो 155 का खुलेगा। तो एज जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, धीरे धीरे करके वैसा ही परफॉर्मेंस आ रहा है। 203 के आसपास आके रुका हुआ है। जैसे ही 203 निकलता है, 164 और 155 ये आपके टारगेट बनेंगे। तो प्रोबेबली 203, 194 सपोर्ट जोन बनी है। जैसे इसके नीचे आएगा 164, 155 खुल जाएगा। तो मेरा अभी बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको एवरेज करना भी है तो 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर अलाइन होने दीजिए। दूसरा काउंटर जो इसी टाइम में हमने डिस्कस किया था, अपोलो, 318 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। अपोलो 268, माइक्रो। 221 और 162 तीन टारगेट है। 268 को तो एकदम स्लाइस थ्रू किया, 221 से बाउंस बैक करके फिर 268 आया है। यहाँ से सेकंड राउंड सेलिंग आई तो 221 तोड़ते हुए 162 आ जाएगा। तीसरा स्टॉक उसी समय हमने डिस्कस किया था, पारादीप की। इसमें भी कंप्लीट पंप एंड डंप काइंड ऑफ एक्टिविटी दिख रही है। 196 तोड़ा है, पुल बैक में 196 आया है, निकलिए। 155 और 155 टूटने के बाद 125 82 आएगा। तो 155 पिछले 15 दिन से घूम रहा है। मूविंग एवरेज कैचअप हो गए। अब जिस भी दिन 155 तोड़ा, 125 सीधे सीधे खुल जाएगा। तो ये तीनों स्टॉक तो काफी अच्छे से हम जब बाइंग क्लाइमेक्स बन रहा था तब मल्टीपल टाइम्स कवर कर चुके थे। वो अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात की ना सर आपने, ये मॉस्चिप और पैरादीप जी के जी, साथ साथ? अपोलो माइक्रो जी। ठीक है, तो अपोलो माइक्रो सिस्टम में तो सर एक बार इसका चार्ट दिखाइए, एक समय एक महीने का चार्ट दिखाइए। कुछ सर्किट भी लगे हैं सर ऊपर के एक तरफा इस स्टॉक में, आप कह रहे हैं कि अभी भी बाइंग क्लाइमेक्स वाला ही माहौल है? सर, अपर सर्किट इसलिए लगे थे क्योंकि 318, बल्कि 345 से नॉन स्टॉप गिरते हुए 221 आया था, तो बाउंस बैक आना था। और चूंकि शायद ये 5% का सर्किट कर दिया, इसलिए आपको सर्किट दिख गया 268। मतलब सर्किट इज नॉट अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ। बाउंस बैक में बीट एंड डाउन काउंटर्स भी जब बाउंस बैक करते हैं 5-5% की, क्योंकि बाउंस बैक उनको 30% करना है और 5% का सर्किट है, तो 7 दिन सर्किट मारेंगे।
तो उसी लिहाज से 268 तक बाउंस बैक आना था, आ चुका। अब नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग जब भी आएगी बहुत आराम से 162 रुपए तक नीचे आते हुए दिखेंगे। मतलब ये तीनों बाइंग क्लाइमैक्स वाले हैं, इनमें तो कोई भी ऊपर का लेवल मिले तो निकलना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, परफेक्ट है सर। एक बार ना आप ATGL देखिए और उसके साथ साथ JSW इंफ्रा इसके चार्ट देखिए। मैं नितेश सारंगी जी का सवाल पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं कि मेरे पास ATGL 617 रुपये पर है 617, और JSW इंफ्रा 312 रुपये पर लिया हुआ है। प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि फर्दर एवरेजिंग लेवल। तो JSW इंफ्रा तो कितनी बार 260 262 में डिस्कस हुआ था कि जितना यहाँ पे भर सकते हैं भर लीजिए, और 20 रुपए नीचे मिल जाए तो और भर लीजिए। यहाँ से डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, 20 25 30 रुपए की, 15 20% की। अप साइड खुली हुई है लगभग 100% की। तो 260 के आसपास JSW इंफ्रा आपका एक्यूमुलेशन जोन में था। 294 के नीचे हर प्राइस एक्यूमुलेटिव प्राइस है, जहां भी आप ले लें। बिल्कुल बॉटम पे मिल जाए आपकी किस्मत नहीं। 294 के नीचे जब तक है फुल एक्यूमुलेशन जोन में, जितनी एक्यूमुलेट कर सकते हैं कर लीजिए। ATGL में 200 545 532 की जोन, दो सौ 295 के नीचे। चौरानवे के नीचे, ठीक है, ठीक है। 94 के नीचे। हाँ हाँ। और ओके। ATGL 545 532 के नीचे, मतलब इस जोन में एक्यूमुलेट करना है, और ब्रेकआउट प्ले करना है तो 635 के ऊपर। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। तो JSW इंफ्रा में 294 के नीचे, और ATGL का लेवल सर एक बार प्लीज़ आप रिपीट कर देंगे। 545 532 नीचे में, या फिर 635 के ऊपर, इसी जोन में आपको ट्रेड करना है। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये रेंज होगी ATGL की, और 294 के नीचे JSW इंफ्रा में लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो जितना चाहें आप इसमें एक्यूमुलेट कीजिए या फिर लो लेवल्स पे भरते जाइए। सुभाष जी कह रहे हैं सर क्या टाटा कैपिटल इन लेवल्स पे खरीदा जा सकता है? कैपिटल IPO बेस ब्रेकआउट तो था, चेक कर लेते हैं। मैं नहीं करूंगा सर, मैं 336 के बाद बुलिश एविडेंस का वेट करूंगा। अगर मिलता है तो वहां पे करूंगा। प्रीएम्प्टिव बाई IPO बेस की 328 पे थी, हमने छोड़ दी। कंफर्म बाई 336 65 के ऊपर बना है। पुल बैक में 336 65 के अराउंड अगर बुलिश प्राइस एक्शन दिखा तो फिर जरूर हम बाई करेंगे। सर एक हमारे ना ग्रीडी ट्रेडर नाम से प्राइम मेंबर है, आई थिंक ये VIP मेंबर है, कह रहे हैं MCL मैंने डाला ना सर, तो ये मुझे माधव कॉपर दिख रहा है जिसमें लगा हुआ है आई थिंक 10% का अपर सर्किट। अब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका। कह रहे हैं कि MCL पर क्या कहना चाहते हैं सर, और ये इमोजी है सर बाद में ये। नेगेटिव लोग हैं सर। MGL में देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है, MGL की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि MCL MGL का सर, मार्केट कैप है 160 करोड़ रुपए, वो माधव और कॉपर की बात करें फ्री ना सर आप? फ्लोट आ रहा है आपका। सॉरी। माधव कॉपर की बात करें ना, MCL। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर हाँ, प्लीज़। MCL में मार्केट कैप है 160 करोड़, और जी। फ्री फ्लोट है 27% यानी 43 करोड़। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि 40, ओह, ऐसा आई थिंक लग रहा है कि फिर से उनके साथ हमारा जो संपर्क है वो टूट गया है। अच्छा, आगे आगे प्लीज़ कंटिन्यू सर। सर MGL में दिक्कत क्या है, ये MCL में, जी। माधव कॉपर में 160 करोड़ का मार्केट कैप है, 27% फ्री फ्लोट यानी 43 करोड़ का फ्री फ्लोट है। अगर ढंग से कोई 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए लेके इसको मैनिपुलेट करने आ जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आ ही जाएगा, बट अगर आ जाए तो उसके लिए बहुत आसान है कि 4 6 सर्किट लगा के माल पंप करना और फिर डंप कर देना। तो इसलिए कम से कम गिरी से गिरी हालत में कम से कम 500 करोड़ का तो मार्केट कैप सेलेक्ट कीजिए। उससे नीचे तो प्योरली वो हो गया, हीरो जीरो वाला काम हो गया कि मिला तो बहुत बढ़िया, चला गया तो आप उतनी कैपिटल खोने के लिए तैयार रहे। तो उसी लिहाज से MCL अपर सर्किट जरूर मारा है। रेजिस्टेंस इसका 6430 पे पहला है, उसके बाद 83 पे अगला है, और 83 से नॉन स्टॉप लोअर सर्किट मारते हुए पहले आया था 54, लोअर हाई बना के आया 40, बेस बना के दोबारा चल रहा है। 64 अराउंड पहला रेजिस्टेंस है, 83 अराउंड दूसरा रेजिस्टेंस है। बाइंग की तो कोई भी सलाह नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप और फ्री फ्लोट इतना छोटा है, आराम से पंप एंड डंप हो सकता है। तो या तो कुछ आपको ऐसा पता हो जो मुझे नहीं पता, तब तो अलग बात है, और अगर केवल चार्ट के बेस पे जा रहे हैं तो आई वुड अवॉइड जस्ट काउंटर। ठीक है।
अच्छा, एक बार वोल्टास देखिए सर, सौरभ गोयल जी कह रहे हैं कि मेरे पास वोल्टास रखे हैं 1431 रुपये के रेट पर, 1400 1420 पर आकर रुक जाता है हर बार, हमने देखा है। और अब इसमें होल्ड करें या फिर एग्जिट कर लें? अब सर इस बार क्या हुआ था, जो गर्मी का सीज़न था या फिर जो गर्मी का फेज़ था ना, वो काफ़ी छोटा था। मतलब बारिश ने इतना जल्दी गर्मी ख़त्म कर दी कि ये स्टॉक्स बेचारे बुरा हाल हो गया इनका। अब अमूमन बाजार में क्या होने लगा है सर, एक सीज़न में दूसरे सीज़न को लेकर बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो क्या इन एंटिसिपेशन की गर्मी इस बार ज़्यादा पड़ेगी, मैं केवल उम्मीद लगा के कह रहा हूँ सर, क्या वोल्टास या वे जो एसी वाले स्टॉक्स हैं उनमें बाइंग की जा सकती है? सर आई वुड नॉट बाई, बट वोल्टास में भी होल्ड की सलाह जरूर दूंगा, क्योंकि 1608 पे जो लोअर हाई का ब्रेकडाउन था, उसका टारगेट 1135 था जो अचीव हुआ। बाउंस बैक कर रहा है, बाउंस बैक में 1501.75, और अगर खिंचा उसके ऊपर तो जहां से ब्रेकडाउन आया था 1608 वहां तक जा सकता है। उस जोन में कहीं भी 1501 से 1608 के बीच में जहां भी सेलिंग दिखे, स्टॉक से एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में वापस से ये 1200 1183 की जोन दिखाएगा। फिलहाल पुल बैक के मूड में है, पुल बैक कर लेने दीजिए। पुल बैक जहां तक भी एक्सटेंड हो वहां पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, एक सर मेरे पास समय कम है, मुझे प्राइमरी मार्केट वाला सेगमेंट भी डिस्कस करना है, लेकिन एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है विशाल शर्मा जी का। कह रहे हैं सर, देवयानी इंटरनेशनल और सफ़ायर फूड्स की मर्जर का इम्पैक्ट हमारे सफ़ायर फूड के शेयर पर क्या पड़ेगा? सर ये खबर कहाँ पे है, मतलब ये दोनों का मर्जर हो रहा है? वही मैं पूछने वाला था कि ये मर्जर की न्यूज कब आई है। अब पता नहीं इनको कहीं पता है या फिर एंटीसिपेटरी बोल रहे हैं कि होने वाला है ये। इनके पास सफ़ायर फूड्स के शेयर हैं, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये पूछ रहे हैं। मर्जर की जानकारी तो सर मुझे भी नहीं है। मार्केट में रूमर जरूर है सर, मार्केट में रूमर है। अच्छा, ओके। सीएनबीसी ने न्यूज चलाई है, देवयानी सेफायर मर्जर टॉक एंटर एडवांस स्टेज। कर भी लेना चाहिए सर, दोनों का सेम ही काम है। वो पिज्जा, वो डोमिनोज चलाने का, पिज्जा हट 3 हफ्ते पहले चलाने की का, खबर है ना? केएफसी पिज्जा हट चलाने का। हम्म। तो हाँ, केएफसी पिज्जा हट चलाने का। तो मर्जर अगर होता भी है तो कोई खास अंतर नहीं आएगा। मर्जर रेशियो पे डिपेंड करेगा, और मर्जर हो जाएगा तो पॉजिटिव ही इफेक्ट आएगा, क्योंकि कंसोलिडेट करके जो कंपटीशन एक दूसरे की खत्म करके सिंगल कंपनी सिंगल एंटिटी हो जाएगी। तो जुबिलेंट फूड जैसे डोमिनोज चला रही है, आप एक बड़ी एंटिटी होके एक सिंगल अम्ब्रेला के अंडर में अगर दो तीन ब्रांड चलाते हो, तो नेचुरली है कि वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर है तो थोड़े समय होल्ड कर लीजिए, न्यूज प्ले आउट होने दीजिए। ठीक है। एक कोई हमारे दर्शक थे सर, न्यू ईयर का गिफ्ट मांग रहे थे कि न्यू ईयर की गिफ्ट के तौर पर कोई शेयर बता दीजिए। वो लिस्ट अपडेट हो गई और सवाल मेरे आगे से निकल गया, मैं पढ़ रहा था उनका सवाल। कोई है सर, न्यू ईयर का गिफ्ट है आपके पास? सर मैं वैसे न्यू ईयर में ठंडा रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि एफआईआई एकदम गायब रहती है, और इस समय स्टॉक चलाना या गिराना दोनों बहुत आसान रहता है। तो आई वुड बेटर प्रिफर होली दिवाली, वहां पे थोड़ा सा जोश भी हाई रहता है। बट न्यू ईयर में ऐसा कुछ नहीं है। रिको ऑटो पिछली बार भी दो बार हमने बाई करके 8-8% बुक किया है, सुबह भी बाई दिया है अभी खुलते में। तो 32-50 ऑलरेडी हाई बना चुका है। तो रिको ऑटो आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ी सी तेजी है। बाकी तो अभी मेरे को, हाँ, 133 तक का हाई बन गया है। बट बाकी अभी मैं इस टाइम ऑफ द ईयर में मैं थोड़ा सा लो वॉल्यूम या शांत बैठना ज्यादा पसंद करता हूँ। बट हाँ, अगर आपको कुछ लेना ही है तो यू मे ट्राई रैमको सीमेंट, मगर ये वो कोई ट्रेडिंग बैट या वो वाला बैट नहीं है। रैमको सीमेंट अगर आप लेके छोड़ते हैं थोड़े लंबे समय के लिए, तो आपको 1200 रुपए तक का टारगेट मिलेगा। एक छोटा सा फ्लैश काइंड ऑफ ब्रेकआउट है डेली पे, जो कि फ्लैग जो है राइट साइड हैंडल काइंड ऑफ डेवलप कर रहा है कप हैंडल का। तो रैम पेमेंट जरूर आप देख सकते हैं। क्या स्टॉप लॉस होगा सर 1080 पे कोई लेता है तो? बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा सर। आपका लो क्या है, ये 1036 का लो है, 1030 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। तो आज ये ही कितना ब्रेकआउट दे रहा लंबा? है 1064 का, 1036 का स्टॉप लॉस है, और 1200 तक का टारगेट मिल सकता है। कब तक सर? 2-3 महीने लगा सकते हैं। वो सीमेंट मतलब बड़ा काउंटर है, धीरे धीरे चलता है, बट इवेंचुअली ना भी आए 2-3 महीने में टारगेट, तो मेरे को ये स्टॉक आराम से गिरी से गिरी हालत में, जब तक सीमेंट पूरी तरीके से प्ले आउट होगा, रामको सीमेंट 3500 प्लस के टारगेट्स आपको मिलेंगे। तो या तो सीमेंट स्टोरी प्ले कर रहे हैं तो लेके लंबा छोड़ दीजिए,
और केवल ब्रेकआउट की तरह प्ले कर रहे हैं, 1030 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 1209 का टारगेट ले लीजिए।